अरे आरती, मानव को नाश्ता दिया, कमरे में वो भूखा बैठा होगा, खुद से तो वो मांगेगा नहीं। जी माँ जी, अभी जा रही हूँ। आरती मानव का नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाती है और उसे बिस्तर से उठाकर व्हील चेयर पर बैठती है और नाश्ता करवाती है। उधर मनोज मीना से कहता है, आरती बहू है जो कि मानव को संभाल रही है, वरना आज के ज़माने में कौन सी लड़की किसी अपाहिज के साथ रहती है। हाँ जी, ऐसी बहू हमें दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलती। हमारे मरने से पहले ही हमें मानव और बहू के खर्चों का इंतज़ाम करना होगा। अक्षत तो अपने पैरों पर खड़ा है और अच्छा खासा कमाता भी है। हम ये घर मानव के नाम कर देंगे ताकि वो एक फ्लोर भाड़े पर लगाकर अपने खर्चे चला सके। तुम ठीक कह रही हो, वरना आरती बहू और उसके बच्चों का क्या ही होगा। ये सब बाहर खड़ी प्रेरणा सुन लेती है और आग बबूला होकर अक्षत से कहती है, तुम्हारी माँ सब कुछ बड़े भैया को दे जाएगी, तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। अरे यार, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो। मुझे पता है मेरे माँ पापा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। भैया अपाहिज है, अगर माँ उनके लिए थोड़ा ज़्यादा फिक्र करती है तो इसमें गलत भी क्या है। भाई के चमचे, तुम रहना ऐसे ही, बैठना रोड पर कटोरा लेकर, मैं चली जाऊंगी अपने मायके। अरे यार, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी मैंने कभी होने दी है क्या? आगे भी नहीं होने दूंगा। एक बार के लिए प्रेरणा शांत हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन आरती अपने मायके जाने की बात करती है। हाँ हाँ बहू, हो आओ तुम मायके, बहुत दिन भी हो गए हैं तुम्हें गए हुए, और बच्चे भी इसी बहाने घूम आएंगे। लेकिन माँ जी, इनको कौन देखेगा? इनके खाने पीने और दवाई का ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। अरे बहू, तू निश्चिंत होकर जा, यहाँ इतने लोग हैं, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आरती अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली जाती है। इधर घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू प्रेरणा पर आ जाती है। वो दिन भर काम करके ऐसे ही दुखी रहती है कि एक सुबह मीना उससे कहती है, छोटी बहू, ये क्या रोज़ आलू आलू बना लेती है? तुम्हें पता है ना मानव के लिए हरी सब्ज़ी कितनी ज़रूरी है। कोई ढंग की हरी सब्ज़ी बना। मेरा बेटा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन उसकी माँ को सब दिखता है। हाँ माँ जी, मैं भी थक गई हूँ, सुबह से मैं ही काम करती रहती हूँ, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। अच्छा, तो ये बात है। ये बात तू तब तो नहीं कहती जब आरती बहू अकेली लगी रहती है। वो तो तुझसे कई गुना ज़्यादा काम करती है, तब तो तूने कभी उसकी मदद नहीं की, ना ही कभी उसकी तारीफ की। आज 4 दिनों से तू काम कर रही है तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप तो बस ये दिखाना चाहती है कि मैं कामचोर हूँ और भाभी ही सब कुछ करती है। प्रेरणा चिड़चिड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, मेरी बुराई निकालने का तो इन्हें बहाना चाहिए। भाभी इनके मन में जो बसी है, यही सब बताकर ये मेरा हिस्सा छीन लेना चाहती है। उधर अपने बेटे की चिंता में डूबी मीना मानव के लिए फल काटने लगती है और इतने में ही आरती वापस लौट आती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी चली आई? वो माँ जी, मुझे इनकी चिंता हो रही थी। एक रोज़ मीना बाजार से मानव के लिए कपड़े और ड्राई फ्रूट्स लाती है और उसके कमरे में रख देती है। ये सब देखकर प्रेरणा सोचने लगती है, दिन भर माँ जी भैया के आगे पीछे करती रहती है। अगर भैया ही ना रहे तो सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, फिर मुझे भी शांति मिलेगी। अगले दिन प्रेरणा मानव की व्हील चेयर को गायब कर देती है। अब देखती हूँ भाभी, क्या करोगी तुम। मानव को वॉशरूम जाना था और व्हील चेयर ना पाकर वो चिल्लाने लगता है। आरती मानव को ऐसे देखकर टूट जाती है। किसने चुरा ली आपकी व्हीलचेयर? उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। बहुत मुश्किलों से आरती मानव को वॉशरूम ले जाती है और व्हीलचेयर ढूंढने में लग जाती है। उसे स्टोर रूम में व्हीलचेयर मिल जाता है और उसके चक्के में प्रेरणा का दुपट्टा फंसा हुआ भी दिखता है। ये देखकर आरती सब समझ जाती है और प्रेरणा के पास जाकर उसे जोरों का तमाचा लगाते हुए कहती है, तुम इतना गिर गई कि किसी अपाहिज के व्हीलचेयर को भी नहीं छोड़ा। तुम मतलबी हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसी निकलोगी ये नहीं सोचा था। वो तुम्हारे जेठ है, ये तक तुमने नहीं सोचा। आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, ये सब मैंने किया। कौन सा जेठ जो मेरा हिस्सा खाने में तुला है? जब से मैं इस घर में आई हूँ हर वक्त सभी मानव मानव करते रहते हैं।
मेरे एक्शन की किसी को फिक्र तक नहीं। मुझे अब आपके साथ एक छत में रहना ही नहीं है। मुझे भी किसी मर्डरर के साथ नहीं रहना। मेरे पति की जान खतरे में है। आरती को पहली बार इतने गुस्से में देखकर मनोज और मीना भी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर मानव आरती से कहता है, मेरी आरती तो बहुत समझदार है। मुझे पता है वो प्रेरणा को अपनी छोटी बहन मानकर माफ़ कर देगी। उसने ये सब बचपने में किया है। एक बार उसे मौका देकर तो देखो। मुझे पता है मेरी आरती मेरी बात कभी नहीं टालेगी। पर आज जो आरती ने किया उसके लिए मैं उसे कभी नहीं माफ़ करूंगी। पर आपके कहने पर मैं उसे और एक मौका दूंगी। उधर अक्षत भी प्रेरणा को समझाता है, लेकिन प्रेरणा के मन में जो आग सुलग रही थी वो कहाँ ठंडी होने वाली थी। जहाँ अक्षत उसे समझाता है वहीं प्रेरणा के दिमाग में एक साजिश चल रही होती है। अगले दिन जब आरती छत से कपड़े सुखाकर उतार रही थी तब प्रेरणा सीढ़ियों में तेल डाल देती है, जिससे आरती फिसल कर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। उसका हाथ भी टूट जाता है। गिरने की आवाज़ से सब वहाँ आ जाते हैं और आरती को अस्पताल ले जाने लगते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस लड़की के साथ एक छत में नहीं रह सकती। ये सब प्रेरणा ने मेरी जान लेने के लिए किया है। बस अब और नहीं माँ जी, कर दीजिए इस घर का बंटवारा। झूठी कहीं की, खुद बंटवारा चाहती हो इसलिए सब कुछ मुझ पर थोप रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। सीढ़ियों पर तेल कहाँ से आया? मैं तुम्हारी सारी चालें जानती हूँ। तुम्हारा ये चेहरा मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तभी चिल्लाते हुए मनोज कहता है, चुप करो तुम दोनों की दोनों। अब इस घर का बंटवारा होकर रहेगा। बड़ी बहू, तुम अस्पताल जाकर आओ, फिर हम इस घर का बंटवारा कर देंगे। शर्मिला और कोकिला दोनों सास बहू का जन्मदिन एक ही दिन आता था। शर्मिला रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने में व्यस्त थी। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से बाहर निकल। मुझे सभी के लिए हलवा बनाना है। अगर हलवा बनाने का इतना ही शौक है तो आप सवेरे क्यों नहीं उठी? पहले रसोई घर में मैं आई थी, इसलिए अब मैं अपने पकवान बनाऊंगी। जाइए आप बाहर बैठिए। देखिए, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो गरम तेल से भरी कढ़ाई आपके ऊपर उड़ेल दूंगी। उसके बाद कोकिला बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शर्मिला के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं और वो आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। ये परकटी आखिर मुझे समझती क्या है? आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। और इसके बाद कोकिला शर्मिला के बनाए हुए सभी पकवानों में पेट खराब करने की दवा मिला देती है और खुश होते हुए अपना गाजर का हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गाजर का हलवा बन जाता है और कोकिला भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। और तभी शर्मिला किचन में जाकर कोकिला के द्वारा बनाए हुए हलवे में पेट खराब करने की दवा मिला देती है। थोड़ी देर के बाद शर्मिला घर के सभी लोगों को बिठाकर उनके सामने अपने पकवान परोसने लगती है। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। कोकिला भी सबके लिए गाजर का हलवा परोसने लगती है। चलो चलो जल्दी से मेरा गाजर का हलवा खाओ सब। पहले मैंने इनके सामने अपने पकवान परोसे हैं ना, पहले ये सब मेरे पकवान खाएंगे। तेरे पकवान खाने के बाद तो इनका पेट खराब हो जाएगा। अरे फिर मेरा गाजर का हलवा ये लोग कैसे खाएंगे? और दोनों सास बहू आपस में झगड़ना शुरू कर देती हैं। तुम दोनों लड़ना बंद करो। हम तुम दोनों की लाई हुई चीजें एक साथ खाएंगे, बस। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन सब का पेट खराब हो जाता है और वो सभी बाथरूम की ओर भागने लगते हैं। अरे इन सब ने इसके पकवान खाकर गलती कर दी। पहले मेरा गाजर का हलवा तो खा लेते। दूसरी तरफ शर्मिला भी मन ही मन यही सोचने लगती है। भैया, माँ और भाभी के बीच रोज आए दिन तनातनी चलती रहती है। उनकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है। अरे मैं क्या कम परेशानी झेल रहा हूँ। कल मैं इन दोनों को बाजार साड़ी खरीदने के लिए लेकर गया था। दोनों ने दुकान पर हंगामा खड़ा कर दिया। दुकान वाले ने हमारी बेइज्जती करके हमें वहाँ से भगा दिया। अब तो इन दोनों के साथ राह चलते भी डर लगता है। पता नहीं कब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। भैया, मैं तो कहती हूँ आप दोनों को समझाइए, शायद आपकी बातों का असर इन दोनों पर हो जाए। फिर उसी शाम रमेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगता है। देखो रमेश, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मेरे पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है। दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की ना
तो मैं सारा घर सर पर उठा लूंगी, समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से। बेचारा रमेश उसके बाद अपनी माँ को समझाने उसके कमरे में जाता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत। और अगर तुझे तेरी बीवी का गुलाम बनने का इतना ही शौक है ना, तो जा उसे घर से लेकर कहीं दूर चला जा। अपनी माँ और पत्नी से जली कटी बातें सुनने के बाद बेचारा रमेश अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, कम से कम आप तो माँ को समझाइए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। अरे बेटा, 40 साल में तेरी माँ ने कभी मेरी कोई बात मानी है जो अब मानेगी? उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दे बेटा, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। फिर एक रात कोकिला अपने पोते राहुल को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है, लेकिन तभी शर्मिला राहुल का हाथ पकड़ लेती है। ये मेरा बेटा है, मेरे पास ही सोएगा। अरे मैं इसकी दादी हूँ, ये मेरे पास सोएगा। बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना यही हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी। अब जानती हो ना, मैंने कराटे के कुछ पैतरे भी सीख रखे हैं। अगर 2-4 हाथ आपको पड़ गए ना, तो आपकी तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। और वैसे भी इस उम्र में हड्डियाँ आसानी से नहीं जुड़ती। तो फिर लड़के देख ही लेते हैं। मैंने देसी घी खाया है, अभी तुझे उठाकर पटक दूंगी। ये सब सुनकर राहुल गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे किसी के साथ नहीं सोना, मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास। इतना कहकर राहुल अपने दादा के कमरे में चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में पूजा थी। साथ में पूजा करने के बजाय दोनों सास बहू अलग अलग पूजा करने का फैसला करती हैं। ठीक 2 बजे पंडित जी घर पर आ जाते हैं। आइए आइए पंडित जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पंडित जी, पहले मेरे कमरे में चलकर पूजा कर दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? पंडित जी सबसे पहले मेरी पूजा करवाएंगे। मैंने पंडित जी को गूगल पे पर पहले ही दक्षिणा दे दी है, इसलिए ये पहले मेरी बात मानेंगी। देखिए देखिए देखिए, आपस में झगड़ा मत करिए, मैं बारी बारी आप दोनों की पूजा करवा दूंगा। लेकिन दोनों सास बहू पहले पूजा करवाने की जिद पर अड़ जाती है और पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे की ओर खींचने लगती है। इस बात से पंडित जी बहुत चिढ़ जाते हैं। बस बहुत हो गया, मुझ गरीब ब्राह्मण की जान लोगी क्या? तुम दोनों तो बिल्लियों की तरह लड़ती हो। तुम दोनों भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा करने वाली लगती हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। इस तरह चिढ़कर पंडित जी वहाँ से भाग जाते हैं। आज घर में पूजा नहीं हो पाई, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? लेकिन दोनों सास बहू मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इस तरह उन दोनों के चलते उस घर में हमेशा महाभारत छिड़ी रहती थी, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत दुखी थे। उधर मोहल्ले वाले रमेश और उसके पिता के साथ साथ उसकी बहन दिव्या की भी हंसी उड़ाया करते थे। फिर एक दिन शर्मिला की माँ वहाँ आती है। वो शर्मिला और कोकिला को बड़े प्यार से अपने साथ घुमाने बाहर ले जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों को लेकर एक टूटे हुए झोपड़े के पास पहुँचती है, जहाँ सास बहू मिलकर चूल्हे पर खाना पका रही थी। फिर खाना पकने के बाद दोनों अपने परिवार के साथ खाना खाकर सुकून से सो जाती है। देखो, ये दोनों भी सास बहू हैं। दोनों साथ मिलकर कड़ी धूप में मजदूरी करती हैं, फिर रात को रूखी सूखी पकाकर खा लेती हैं। इतनी मुसीबत होने के बावजूद ये दोनों आपस में कभी नहीं झगड़ती। ये दोनों तो बेचारी गरीबी की मार झेल रही है। लेकिन तुम दोनों को किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल जाता है। बढ़िया घर, अच्छा परिवार, खर्च करने के लिए पैसे। फिर भी तुम दोनों आपस में हर वक्त लड़ती रहती हो। देखो, हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसे लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि साथ मिलजुल कर बितानी चाहिए। शर्मिला की माँ की बातों का शर्मिला और कोकिला के मन पर बहुत गहरा असर होता है और उन दोनों को अपनी गलतियाँ समझ में आ जाती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दोबारा कभी आपस में नहीं झगड़ती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।